मंजली भाभी की प्यार की कहानी। शायद सुबह हो गई थी। मेरी सास का कहना था कि जीते जी यदि सब कुछ बहू बेटे के हवाले कर दिया तो वे दुर्व्यवहार करेंगे। मुझे उनकी मानसिकता पर हंसी आती। मेरे बच्चे वैसे नहीं थे। वे मेरी पूरी सेवा करते। नर्स के होते हुए भी बड़ी बहू मेरे पूरे शरीर का स्पंज करती, मंजली जूस फल खिलाती, छोटी समय से दवा लेने की हिदायत देती। बच्चे भी जब तक कमरे में आकर मेरा दिल बहलाते। लड़के शाम को मेरे कमरे में ही बैठे रहते, किंतु मेरी अस्वस्थता कुछ लंबी खींच गई, सो बहुओं ने मुझे नर्स और आया के हाथों सौंप दिया, किंतु वे बराबर आसपास बनी रहती। बाएं भाग के लकवाग्रस्त होने के कारण वह हिस्सा मेरे नियंत्रण में नहीं रह गया था। बाएं मुख से लार बहने लगता, चेहरा विकृत हो गया था। कुछ कहना चाहती तो बड़ी मुश्किल से लोगों को समझ में आता। मैं विवशता से मन मसोस कर रह जाती। मैं तो बहुत सफाई पसंद और टिप टॉप रहना पसंद करती थी। साफ सुंदर कपड़े, बढ़िया जूड़ा, जेवर आदि मेरी कमजोरी थे। मेरी अस्वस्थता से पूर्व बहुओं ने मुझे कभी असंतुष्ट नहीं किया। बढ़िया खिलाती, मेरे बाल संवार देती, मेरे जेवर बदल देती, किंतु इस रुग्णता ने धीरे धीरे सब खत्म कर दिया था। आज अपनी स्थिति पर रोना आता है। पता नहीं किस पाप की सजा मिल रही थी मुझे। शरीर दिन प्रतिदिन क्षीण हो रहा था, किंतु इच्छाएं असीमित थीं। पुनः स्वस्थ होकर सज धज कर बैठने का मन करता, तीर्थयात्रा पर जाने का मन करता, शादी पार्टी में शिरकत करने की इच्छा होती, किंतु शरीर मन का साथ छोड़ने लगा। पहले मैं शौचादी के लिए कह देती थी, किंतु अब बेख्याली में सब हो जाता। नर्स बड़बड़ाते हुए आया को पुकारती, उसके न रहने पर मैं वैसे ही गंदगी में पड़ी रहती। मेरे कमरे में अक्सर मलमूत्र और तीव्र गंध वाली दवाओं की बदबू आती। लड़के बहुओं के न आने पर मुझे दुख होता, किंतु फिर मैं स्वयं को धिक्कारती कि संभवतः व्यस्तता के कारण वे न आ पाते हों। वे तीनों ही प्रीमेच्योर बेबी थे, ठंड में पैदा हुए थे। बड़े और मंझले के तो लीवर ही कमजोर थे। उनकी गंदगी साफ करते करते मैं बेहाल हो जाती, किंतु मैंने कभी उनके प्रति लापरवाही नहीं बरती। ऐसे विचारों से भी मुझे शर्मिंदगी होती। क्या मैं उनके पालन पोषण का मुआवजा चाहती थी? वे अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद मेरा पूरा ध्यान रखते। एक दिन मैं आंखें बंद किए पड़ी थी। बहुओं ने सोचा मैं सो रही हूँ। मेरे कमरे के बाहर ही बड़ी बहू ने कहा, मम्मी की तो ऐसी हालत है कि घर के लोगों को इन्फेक्शन का खतरा पैदा हो गया है। बच्चों को इसलिए उनके कमरे में जाने से मना कर दिया है। मैं तो उनके बगल वाले कमरे में रहती हूँ। वे सांस लेने के साथ कराहती हैं। हर वक्त ऐसी आवाज़ से पप्पू को इतना इरिटेशन होता है कि वह पढ़ लिख नहीं पाता। मुझे तो नींद में भी वही सब सुनाई देता है। मंजली बहू बोली, इन सब का एक ही उपाय है कि उन्हें अस्पताल या नर्सिंग होम में भेज दिया जाए। वहाँ इनकी बेहतर चिकित्सा होगी। छोटी बहू का विचार था, अब वे ठीक तो होने से रही। पैर मुड़ गए हैं, न बैठ पाती है, न उठ पाती है। बड़ी बहू ने कहा, उनके रहने से कमरे में बहुत गंदगी होती है। आना जाना तो लगा रहता है। हम में से किसी को इन्फेक्शन हो गया तो। मंजली बहू ने बुद्धिमत्तापूर्ण विचार व्यक्त किए, मेरी तो नाक में उस गंदगी और दवाओं की दुर्गंध बस गई है। खाना पीना हराम है। बड़ी बहू ने समस्याएं बतानी शुरू की, लेकिन अस्पताल का खर्चा कौन उठाएगा? प्राइवेट नर्सिंग होम में 25 से 30 हजार का खर्चा आएगा। मंजली ने दूसरी समस्या बताई, उनकी बीमारी में क्या पहले ही कम खर्चा हो रहा है, पूरा बजट बिगड़ गया है। छोटी ने कहा, तुम दोनों के बच्चे तो छोटे हैं, मेरे बच्चे तो कंपटीशन की तैयारी में व्यस्त हैं। हर महीने 11-1200 के फॉर्म भरने पड़ते हैं। अरे तो क्या हमारे खर्चे नहीं हैं? छोटी व मंजली एक साथ गरजी। इससे अधिक सच्चाई मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई और मैंने कराह कर करवट बदली तो तीनों बहुएं सतर्क हो गई। उस दिन मैंने नर्स से पूछा, क्या मैं अब कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी? मेरी अस्पष्ट वाणी की नस अब अभ्यस्त हो चली थी। सो यंत्रवत बोली, गॉड नोज। जब ठीक नहीं हो पाऊंगी तो इतना श्रम धन क्यों खर्च किया जाए? इच्छा मृत्यु क्यों न दे दी जाए? हमारे देश में इच्छा मृत्यु का लीगल प्रोसेस बहुत लंबा है। पैसा धन तो इंसान अच्छे परिणाम के लिए खर्च करता है। आपको निराश नहीं होना चाहिए, नर्स ने समझाया। वह मुझे स्पंज करके दवा आदि दे चुकी थी, अतः कुर्सी पर बैठकर मैं पुनः एक रोमांटिक नॉवेल में खो गई। उस दिन शाम को अलग अलग मैंने अपने तीनों ही पुत्रों से कहा कि मैं अस्पताल नहीं जाना चाहती, न किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में जाऊंगी। मुझे लगता था वहां मैं एक कोने में फेंक दी जाऊंगी, अपने बच्चों को देखने को तरस जाऊंगी। हो सकता है मृत्यु हो जाने पर लावारिस लाश की तरह जला दी जाऊं। नहीं नहीं, मैंने पुनः स्वयं को कोसा। बहुएं स्वार्थी हो सकती है, किंतु मेरे राम लक्ष्मण सरीखे पुत्र ऐसा नहीं होने देंगे। अस्पताल स्थानांतरण स्थगित होने पर बहुओं ने खर्च को लेकर घर में खूब कलह किया। बच्चों पर बहुत खर्च हो जाने और अपने अपने अभावों का जिक्र किया। आपस में लड़ झगड़ कर वे शांत हो गए। इधर मेरी अवस्था में निरंतर गिरावट आ रही थी।
मैं कुछ बोलने का प्रयास करती तो केवल गूं गूं की आवाज निकलती। ठोस पदार्थ महीनों पहले छूट गया था, अब तो पेय पदार्थ भी कठिनाई से गले उतरता। मैं अपनी मृत्यु को साक्षात देख रही थी, किंतु स्वीकार नहीं कर पा रही थी। अपने ही हार मज्जे से निर्मित बच्चों के नित नए रूप देखने को मिल जाते। मेरे तकिए के नीचे से चाबी गायब हो गई। वह तो ठीक था, लेकिन मुझ निष्प्राण गूंगी बेहरकत जिसके कोने अतरे में कहीं जरा सी जान अटकी थी, के सामने मेरी सुसंस्कृत बहुएं मेरी ही साड़ियों जेवरों में सज धज कर मुझे देखने आने वालों के सामने सिर ढके घड़ियाली आंसू बहाती और बताती कि वे दिन रात मेरी कितनी सेवा करती हैं। अतिथियों के जाते ही वे आपस में बतियाती, बिल्कुल नरक सृष्टि हो रही है। पता नहीं कब इनकी जान निकलेगी। न इन्हें चैन है, न हमें। मैं बाह्य रूप से केवल हड्डियों का ढांचा रह गई थी, किंतु मेरी अंतःचेतना अभी भी सशक्त थी। मेरी संवेदनशीलता अभी भी सक्रिय थी। मैं बंद आंखें लिए पड़ी रहती और मेरे बच्चे मुझे चेतनाहीन जानकर मेरे सामने ही मुझ असहाय वृद्धा की मृत्यु कामना करके मुझे रोज एक मौत देते रहते। एक दिन मेरी वृद्धा हो चली एकमात्र नंद मुझे देखने आई। उसे देखकर मैं रोना चाह रही थी, किंतु मेरे शरीर में तरल जैसा कुछ था ही नहीं, केवल ठूंठ रह गया था। अब मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं रह गया था, कोई हानि या लाभ नहीं। मेरी मृत्यु से कोई शोकपूर्ण वातावरण नहीं बनने वाला था। तब भी मैं जिंदा थी, क्योंकि अभी मेरा मृत्यु समय नहीं आया था। नंद के सामने ही मैंने एक आध चम्मच तरल पदार्थ, जो मैं लेती थी, उसका और दवा का त्याग कर दिया था। उनके सामने मेरे बच्चों ने पुनः आदर्श पुत्र व पुत्रवधुओं का चोला ओढ़ लिया था। बंद आंखों के बीच एक बेहद चेतनापूर्ण मस्तिष्क ने एक दिन नंद की उन बातों को सुना, जो वे मेरे बेटों को बता रही थी। वे बातें मुझे 45 वर्ष पूर्व के समय में ले गई, जब मैंने नई बहू बनकर इस घर में पदार्पण किया था। मुझे जेवरों से लाद दिया गया था, जो आज मेरी बहुएं धारण किए हुए थीं। बाद में 3 पुत्रों के जन्म से मेरा सम्मान द्विगुणित हो गया था। मेरे पुत्र मेमनों सा मुझे घेरे रहते, खिलाने पर खाते, नहाने पर नहाते, रात में चिपक कर सो जाते। एक क्षण आंखों से ओझल होती तो रो रोकर हलकान हो जाते। उनकी ही क्यों, मैंने तो उनके बच्चों की भी मालिश, स्नान, साज संभाल स्वयं की थी, किंतु आज मैं क्यों ये सब सोच रही थी? क्या मैं अपनी ममता का प्रतिदान मांग रही थी? नहीं नहीं, मैंने स्वयं को कसा। नंद जा चुकी थी, घर का वातावरण पूर्ववत हो गया, किंतु अब मुझे किसी से शिकायत न थी। ये बेगानापन भी प्राकृतिक है। वृद्धावस्था में मृत्यु वरण सुखदायक है, किंतु वृद्ध जब बीमारी से घिसटने लगते हैं तो उनके प्रति लोगों की संवेदना के स्रोत सूखने लगते हैं। घर के सदस्यों से हुआ मोह भंग ही मरते हुए व्यक्ति को सांसारिक मोह माया से विरक्त करके शांति से मृत्यु वरण को प्रेरित करता है। उस शाम मेरे कमरे के सामने मेरे बेटे और बहुएं मेरी उस LIC की चर्चा कर रहे थे, जो 3 वर्ष बाद मैच्योर होनी थी, जिससे उन्हें 20 लाख रुपया मिलता। किसी ने कहा, ये जीना तो अर्थहीन है, अम्मा की मृत्यु ही इस समय हमें आर्थिक संकट से उबार सकती है। तो किसी ने पूछा। उसके बाद सन्नाटा व्याप्त हो गया। मैं सब सुन रही थी, किंतु अब मैं क्रोध, क्षोभ, दुख सुख जैसी अनुभूतियों से परे थी। एक बेहद ठंडा एहसास मेरे पैरों की राह प्रवेश करके धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा था। पहले मेरे दोनों पैर बेजान हुए, फिर नितंब और कटी प्रदेश, तदंतर श्वास थमने लगी और फिर मेरे 74 वर्षीय हृदय ने पूर्ण विश्राम लिया। मेरी खाट के इर्द गिर्द खड़े लोग उत्सुकता, शंका और शायद दुख से मुझ पर झुककर देख रहे थे। विधि ने उनके साथ ही मेरी भी इच्छा पूर्ति की। उस शीतलता ने मेरे पूरे वजूद को ढक दिया। मेरी आंखों के सामने एक काला पर्दा खींच गया और मैं एक रहस्यपूर्ण अंधेरे में खो गई। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।